आपको लगातार मिलते रहेंगे। और आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं महावीर सिंह रमन जी, बड़े भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार और गढ़ आवाज़ पोर्टल चैनल आपके आप संपादक हैं। आप सभी को कहूँगा कि प्लीज़ इनका चैनल भी गढ़ आवाज़, अगर यूट्यूब में आप जाएंगे गढ़ आवाज़ वो आप सर्च करेंगे तो इनका चैनल आ जाएगा, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई साहब भी लगातार बात करते हैं और अच्छी से अच्छी खबरें आप लोगों को देने का प्रयास लगातार करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद थापा जी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, लगातार कोटद्वार की बात करते हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। क्या कुछ चुनाव के बारे में हमारे बड़े भाई का कहना है, इनसे ही जानेंगे। सर 2022 के चुनाव हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ थापा जी, बिल्कुल 2022 में चुनाव तो है ही। अब मेन बात ये होगी कि चुनाव तो है लेकिन कैंडिडेट कौन होंगे। अब जैसे कांग्रेस का तो एक स्तंभ है हमारे नेगी जी, विकास पुरुष हैं, वो कोटद्वार के और लोकप्रिय है, लोग उनको बहुत चाहते भी हैं। काम भी किया है उन्होंने। काम भी किया है उन्होंने बहुत। पिछली बार के जो शासन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोटद्वार में। लेकिन हाँ ठीक है, लोगों ने दोबारा से उनको नहीं स्वीकारा, होता है, राजनीति है। क्योंकि पिछली बार हर हर मोदी घर घर मोदी, हाँ कुछ मोदी लहर भी थी। फिर आप हरक सिंह रावत जी की बात करो तो हम उनकी भी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका उनके पास एक ऐसा जादू है कि वो जिस भी विधानसभा में जाते हैं वहीं से जीत के आते हैं। आज तक उनका रिकॉर्ड है, तो उनका भी ठीक है। लेकिन उनका जादू क्या करना है जब उन्होंने यहाँ कुछ काम ही नहीं किया। ऐसा है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। वाकई जो उनके मैनिफेस्टो में था अभी तक उनमें से कोई भी एक काम धरातल पर नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। तो लोग तो आपके काम पे ही आपको आंकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका काम है तो दोबारा से। वैसे कोटद्वार की राजनीति, कोटद्वार की जनता का जो एक मंशा होती है वो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस को, उनका एक पता नहीं ये कौन सा जो सूत्र है जिस वजह से जो है कि कोटद्वार की जनता जो है सिटिंग विधायक और ईमानदार नेता अपने पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी जी को तक जो है कि कोटद्वार के लोगों ने जो है नहीं सराहा, नहीं उन्होंने हाथों हाथ लिया उनको। नहीं, कोटद्वार की जनता ये देखती है कि यार अब इस बंदे ने काम नहीं किया, तो फिर अब अगली बार दूसरे को देखती है। फिर अब वो जनता कर क्या सकती है, जनता एक वोट के आधार पर ही। लेकिन कोई व्यक्ति काम नहीं करता फिर वो किसी प्रकार से होता है। नहीं तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया। जनता को ये होना चाहिए, मेरा अपना एक सोच ये है कि अगर आप किसी को आप मोदी जी को लगातार 10 साल दे दिए, वो लगे हुए कार्य करने पे, देश हित में वो कर रहे हैं, ऐसी इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बीजेपी की बात नहीं करता, मैं एक पर्टिकुलर एक कोटद्वार की व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उसी तरह अगर कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी जी को लगातार 10 वर्ष का समय दिया जाता तो जितने काम रुके हुए थे वो भी पूरे हो जाते हैं। अब होता क्या है कि एक पार्टी जाती है, दूसरी आती है, पुराने सारे जो स्वीकृत कार्य होते हैं वो अधर में लटके रहते हैं। ये जनता को जरूर सोचना चाहिए। मोदी लहर में शायद उनको बहा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से काम किए थे उसके अकॉर्डिंग तो नेगी जी की सीट पक्की थी, लेकिन मोदी लहर में वो जीत गए। और जिस प्रकार से बीजेपी ने एक वो कंट्रोवर्सी की थी कि भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मस्जिद करा, उस समय हिंदूवादी लहर भी चल रही थी, और फिर ये मस्जिद तो कोटद्वार में कहीं ना कहीं नेगी जी को ये एक डैमेज का कारण रहा। और क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में तो साम दाम दंड भेद, आप भी जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं, सारे फंडे अजमाए जाते हैं। तो अब इस बार क्या लग रहा है, इस बार किसके चांस ज़्यादा लग रहा है? देखिए, जिस हिसाब से हम पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो नेगी जी का आना तय है उस हिसाब से, क्योंकि वो उनका हमेशा एक हो रहा है कि 5 साल वो बैठे रहते हैं, 5 साल वो सत्ता में। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी का प्रचार प्रसार होता है, चाहे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस प्रकार से वो छाए रहते हैं, उस प्रकार से कांग्रेस बहुत पीछे लगती है मुझे। कांग्रेस का तो पूरे देश में ही कहीं आधार बहुत एक सोचनीय विषय है कि पूरे देश में कभी आ पाए। लेकिन मैं उत्तराखंड की बात भी नहीं करता, उत्तराखंड की भी नहीं करता, लेकिन कोटद्वार विधानसभा सीट की मैं जहाँ तक मेरे को मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो हो सकता है। और अगर हरक सिंह रावत दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो है। बीजेपी के पास अगर हम कोटद्वार की ही छोटे स्तर पर बात करें, कोटद्वार में ही बहुत बड़ी टीम है, मंडल अध्यक्ष और जिस प्रकार से नगर अध्यक्ष, बहुत बड़ी टीम इनके पास है। अगर कांग्रेस में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नेगी जी को कोरोना हो गया था, 2-2.5 महीने वो अपने घर में थे, तो कांग्रेस का कहीं कोई वजूद दिख नहीं रहा था। इस पर क्या कहोगे?
बिल्कुल सही बात है। अगर आपका मेन चेहरा या मेन लीडर अगर किन्हीं कारणोंवश जनता के बीच नहीं आ पाता है तो ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है नीचे संगठन के कार्यकर्ताओं का या पदाधिकारियों का कि वो अपने आप को बनाए रखने। आज की डेट पे ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको जनता के बीच रहना तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटीज़ में दिखना चाहिए, आना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी कमी है। अगर इस बार बीजेपी की बात की जाए तो किसको लग रहा है कि क्या किसको टिकट मिल सकता है? अब देखिए, वैसे तो जिस तरह से हरक सिंह रावत जी की विगत 1 साल से मैं कहूँगा, 4 साल तो उनके वो दिखाई भी नहीं दिए, लेकिन 1 साल से वो नज़र आ रहे हैं कोटद्वार विधानसभा में और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। अभी कल उनको ऊर्जा मंत्रालय मिला, उन्होंने जो है कि 100 यूनिट जो है फ्री का वो किया और सरचार्ज भी उन्होंने अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। खुद मैंने भी न्यूज़ लगाई, आपने भी लगाई और बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो है कि लोगों के बीच लोगों की मनसा, लोगों की मेंटलिटी को भाप कर उसको उस पर प्रहार करना, तो वो कहीं ना कहीं असरदायक होता है। और ये जो उन्होंने करा है ये बहुत बढ़िया काम किया है कि बिजली, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसी पे आई कि बिजली पानी के बिल उन्होंने जो है माफ़ कर दिए, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया। यहाँ भी आम आदमी पार्टी जो है कि इसी जो है कि अपने विचारधारा पे चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी, मैंने खुद उस न्यूज़ के लास्ट में कहा है कि हरक सिंह रावत खेल गए खेल और आम आदमी पार्टी का जो है बिगाड़ गए खेल। यानी कि उनका भी यही था, उनकी यही थी कि हम जो है कि 200 यूनिट बिजली का बिल जो है कि माफ़ करेंगे, तो इन्होंने 100 कर दी। तो अभी अगर देखा जाए तो अगर टिकट की बात की जाए कोटद्वार में तो धीरेन्द्र सिंह चौहान जी भी हैं नंबर में। अगर आप कैंडिडेट की बात करते हैं तो धीरेन्द्र सिंह चौहान हो गए, आपके राजेंद्र अर्थवाल जी भी लाइन में हैं, आपके शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी भी लाइन में हैं और जो वर्तमान विधायक हैं हरक सिंह रावत जी तो हैं ही हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं अनिल बलूनी जी का भी जो है कि यहाँ पर हस्तक्षेप चर्चा हो रही है, हो सकता है। और इसके बाद कैंडिडेट बहुत है बीजेपी के पास, लेकिन क्या कौन कब समय बताएगा कि टिकट किसको मिलता है। क्या बता, हवाई कैंडिडेट अनिल बलूनी को भी ले आए हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, प्रयास तो लगाया जाना। लेकिन अगर हरक सिंह रावत जी लड़ते हैं तो मुझे तो लग रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलना तय है। होना तो यही चाहिए, लेकिन हरक सिंह रावत जी को वो कांग्रेस में थे तब भी और आज भाजपा में है तब भी उनको हमेशा कहीं ना कहीं टारगेट के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाता है। विधानसभा 5 साल वो एक जगह रहते हैं, उसके बाद 5 साल अगली जगह रहते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, मैंने पहले ही कहा कि वो हमेशा से चुनाव लड़ने के और जीत दर्ज करने में उनको महारत हासिल है। अच्छा, फिर धीरेन्द्र सिंह चौहान जी का क्या होगा? धीरेन्द्र सिंह चौहान जी का मैं समझता हूँ कि वो एक बार निष्कासित हो गए। ये थोड़ा सा बात चल रही है बीजेपी में। बिल्कुल। और भाजपा की जो विचारधाराएं हैं वो कभी भी बागी और निष्कासित व्यक्ति को टिकट नहीं देते या उसके बाद यूं कहिए कि कहीं भी मौका नहीं देते। और चुनाव उन्होंने लड़ना है। चुनाव तो धीरेन्द्र चौहान लड़ेंगे, क्योंकि अगर उनको बीजेपी से नहीं मिलता है तो मुझे अपने सूत्रों से यह भी जानकारी मिलेगी कि कहीं ना कहीं धीरेन्द्र चौहान को जो है आम आदमी पार्टी भी अपनी ओर खींच रही, यूकेडी भी अपनी ओर खींच रही। लेकिन अगर धीरेन्द्र चौहान चुनाव लड़ते हैं किसी और दल से या निर्दलीय और इधर से हरक सिंह रावत या दूसरा बीजेपीएन कोई होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट नहीं, अगर धीरेन्द्र चौहान बंटवारा होगा। अगर धीरेन्द्र चौहान निर्दलीय लड़ते हैं और इधर से भाजपा का कोई भी पर्सन उठता है, चाहे हरक सिंह डॉक्टर साहब को ले लेते हैं या किसी अन्य कोई भी नया आता है, तो वहाँ तो भाजपा की वोट वितरित होगी, तो नेगी जी का रास्ता साफ है। वही जो आपको लग रहा है कि जो मेयर का जो चुनाव हुआ था वही गणित एक बार फिर बन जाएगी। बिल्कुल वही ये लग रहा है इस बार। और इस बार आम आदमी पार्टी की रेस में है, उत्तराखंड क्रांति दल की रेस में बिल्कुल सामने है। लेकिन अभी कोटद्वार में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए, बहुत समय लगता है किसी भी पार्टी को अपना एक अस्तित्व किसी भी विधानसभा या राज्य में बनाने के लिए। अभी तो आम आदमी पार्टी का मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आप समझिए यूकेडी का भी अगर 70 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन यूकेडी की कोई हलचल सामने, एकमात्र जो है कि महेंद्र सिंह रावत कभी कभी बीच बीच में यहाँ पर जो है कि आते रहते हैं।
लोगों के बीच। कभी कभी भी हाँ। मौसम बरसात की तरफ बरस जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस हिसाब से कि अरविंद वर्मा जी हैं, राजेंद्र जजेड़ी हैं, नंदकिशोर जखमोला जी हैं, ये कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। लेकिन फिर मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी जीत निश्चित है, लेकिन ये उठेंगे तो समीकरण। लेकिन ये जितने नाम हैं ठीक है, ये मेहनत कर रहे हैं, लोगों पर समस्याओं पे आ रहे हैं, लेकिन ये इससे नाम नहीं दिख रहे कि ये कुछ क्रांति ला देंगे या कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, उत्तराखंड में दो चीज़ें, दो ही पार्टियां सफल हैं। जब आपने उत्तराखंड आंदोलन और उत्तराखंड की पृथक राज्य की मांग करने वाली यूकेडी को ही जो है उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया, तो अन्य दलों का तो बहुत बड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष है उनके लिए। और अभी ये नहीं कि इसी वर्ष में, उनको अभी कई बार आगे शो मिलेगा। और उत्तराखंड का मैं जैसे कह रहा था कि उत्तराखंड में तो दो ही पार्टियां जो है हमेशा अभी भी 21 वर्षों की राज्यकाल में राजनीति में भी देखा गया है, आप भी देख रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के सिवा तीसरा आना बहुत टफ हो जाए। तो ये एक छोटी सी डिबेट थी हमारी कोटद्वार विधानसभा के विषय में, और जो भी बातें हमने कही है, जो पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों ने जाना, जो लोगों से हमने बात फीडबैक ली है, या जो राजनेताओं से हम बात करते हैं, उसके आधार पर हमने अपनी ये राय रखी है। और निष्पक्ष राय लगातार हम अपनी रखते रहेंगे। 2022 के जो विधानसभा चुनाव जब तक नहीं हो जाते, जब तक कैंडिडेट जीत नहीं जाते, जिसकी सरकार नहीं बन जाती, हम भी इसी प्रकार से अपनी राय लगातार रखते रहेंगे। तो आपको बस यही करना है कि आपको इस प्रकार की डिबेट, और भी लोगों से हम डिबेट करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। अब बस आपने यही करना है कि परवीन थापा के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ गढ़ आवाज़ पोर्टल को भी आपने यूट्यूब में सब्सक्राइब करना है, क्योंकि महावीर अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई भी बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं, और मेहनत को आप लोगों ने कभी भी जाया नहीं जाने देना है। कि जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, और अब सिर्फ आपने एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे इतना सहयोग हमें चाहिए, और लगातार निरंतर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इस प्रकार के जो इशू पे बातें हैं, डिबेट भी आपको समस्याओं पे बात करते हैं, इस प्रकार के जो भी इशू होंगे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपका भी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, व्यूज़ दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या राय रखते हैं। शायद कहीं हम गलत हों, आप लोग अपनी राय से सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों।